नमस्कार। भारतेंदु योगीन प्रमुख हिंदी नाटककार, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जो उसका चौथा भाग है, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। यानी भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला चरण है। इसको नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये वह काल है जिसमें कि गद्य की कई विधाओं द्वारा आकार ग्रहण किया गया। बहुत सी गद्य विधाएं पहली बार हिंदी में अस्तित्व में आईं। निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना, साहित्यिक पत्रकारिता आदि। इन सब में देखें तो नाटक कविता के बाद सबसे प्रमुख विधा के रूप में उभरती हुई इस युग में दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु पूर्व के हिंदी नाटकों की बात हम करें तो पाते हैं कि संस्कृत में एक अच्छी खासी परंपरा है। भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, तमाम बड़े रचनाकार ऐसे संस्कृत में हुए हैं जिनकी ख्याति हमारे देश में ही नहीं विदेशों तक में है। हिंदी में देखें तो आधुनिक काल से पहले के जो नाटक और नाटककार हैं, प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक 1610 में रचना हुई। लच्छीराम करुणाभरण 1657 में रचना हुई। शकुंतला नाटक 1680 में रचा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अपने से पहले के जो 2 नाटकों का उल्लेख अपनी नाटक पुस्तक में किया है, उसमें 1700 में रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी का रचा हुआ आनंद रघुनंदन और गोपाल दास का 1857 में रचित नहुस नाटक। हम सब जानते हैं कि गोपाल दास भारतेंदु जी के पिताजी भी थे। लेकिन ये जो नाटक है, इनको पृष्ठभूमि के रूप में हम भले देख सकते हैं। वास्तविकता तो ये है कि खड़ी बोली में नाट्य विधा के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है, हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। भारतेंदु का महत्व सिर्फ इस बात से नहीं है कि उन्होंने स्वयं साहित्य रचा। महत्व इस दृष्टि से और बड़ा है कि उन्होंने अपने समकालीन लेखकों को नाटक रचना के लिए प्रभावित और प्रेरित किया। नाटक के क्षेत्र में और साहित्य की अन्य गद्य विधाओं के क्षेत्र में भी वे अपने समय के साहित्यकारों की अगुआ बन करके उभरे। इस युग में कई तरह की विधाओं में लेखन हुआ, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से नाटक इस युग की यानी भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। और इन नाटकों की विशेषता ये है कि ये सब सोद्देश्य नाटक हैं, अर्थात किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के इनकी रचना हुई है। विजयेंद्र स्नातक लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र सच्चे अर्थों में भारतीय नवोत्थान के प्रतीक थे। उन्होंने अपने नाटकों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विचारधारा को संतुलित रूप से प्रस्तुत कर अपने समसामयिक तथा परवर्ती नाटककारों को नाटक लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहन और प्रेरणा देकर नाटक लेखन में प्रवृत्त किया। भारतेंदु युग के साहित्यकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। हिंदी में नाटक विधा को समृद्ध करने में भी इनका बड़ा योगदान है। भारतेंदु के अलावा कुछ अन्य नाम अगर हम लें तो प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी जैसे अनेक नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। इन्होंने मौलिक नाटक तो रचे ही, इसके साथ ही साथ संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं से प्रमुख रूप से हिंदी में नाटकों का अनुवाद भी किया।
भारतेंदु जी के मौलिक और अनूदित सभी तरह के नाटक देखे जाएं तो ये संख्या 17 तक पहुंचती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास में दी गई सूची के अनुसार भारतेंदु के मौलिक और अनूदित 15 नाटक इस प्रकार हैं। मौलिक नाटक: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, ये अधूरा नाटक है उनका। अनुवाद जिन नाटकों के उन्होंने किए उनके नाम लें तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। इनके अतिरिक्त संस्कृत से अनुदित रत्नावली तथा अंग्रेजी से शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से किया गया अनुवाद भी सम्मिलित है। इस तरह से ये संख्या 17 पहुंचती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विषमौषधम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। हिंदी साहित्य का इतिहास 316 पर ये लिखा है शुक्ल जी ने। बच्चन सिंह ने उनके नाटकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, भारतेंदु के मौलिक नाटक सर्वत्र प्रेम की कोमल परुष रागिनी से ध्वनित हैं। चंद्रावली में ईश्वरीय प्रेम है और सती प्रताप में पति प्रेम का अनुकरणीय उज्ज्वल आदर्श। शेष मौलिक नाटक राष्ट्रीय चेतना की प्रभातकालीन ऊष्मा से पूरित हैं। उनमें किसी स्थान पर देशवासियों को व्यंग्य के कसाघात से उद्बुद्ध किया जा रहा है तो किसी स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं में प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जगाया जा रहा है। कहीं प्रतीकों के आधार पर देश की तत्कालीन अवस्था का करुण चित्र खींचकर देशवासियों में संवेगात्मक अनुभूति जगाई जा रही है तो कहीं माँ की सहायता और विपन्नता का नग्न दृश्य उपस्थित कर अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके मर्म का स्पर्श किया जा रहा है। इस तरह विविध विषयों और शैलियों द्वारा भारतेंदु ने राष्ट्रीय जागरण का जो शंख फूंका उसकी गूंज दूर दूर तक फैल गई। भारतेंदु के अतिरिक्त भी अनेक साहित्यकारों ने नाटक रचना की ओर ध्यान दिया और कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे। प्रमुख नाटककारों और नाटकों की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक, हठी हमीर, ज्वारी की ख्वारी, गो संकट, कलि प्रभाव आदि नाटकों के साथ ही भारतेंदु के अनुकरण पर भारत दुर्दशा नाम से भी नाटक लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन नाटकों के अलावा माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला नाटकों पद्मावती और शर्मिष्ठा का अनुवाद भी किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य, वृद्ध विलाप आदि राष्ट्र सुधार की भावनाओं से अनुप्राणित नाटक रचे। लाला श्रीनिवास दास इस युग के एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं।
इनके प्रहलाद चरित, तप्ता संभरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर जैसे नाटक खूब चर्चित हुए। अपने सुगठित कथानक, स्वाभाविक चरित्र चित्रण तथा पात्र एवं परिस्थितियों के अनुकूल कथनों के कारण रणधीर प्रेम मोहिनी एक श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना गया है। राय कृष्ण दास भी इस युग का एक बड़ा नाम है। उनके महारानी पद्मावती, धर्मलाभ, महाराणा प्रताप आदि नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। तो दुखनी वाला सामाजिक नाटक है जो अनमेल विवाह के परिणामों को दिखाने के लिए लिखा गया है। इस तरह से राधाचरण गोस्वामी के सती चंद्रावली, अमर राठौर, श्री दामा, बूढ़े मुँह मुहासे, भंग तरंग, अंबिका दत्त व्यास के भारत सौभाग्य, गो संकट, ललिता, मन की उमंग, देवकी नंदन त्रिपाठी के रुक्मिणी हरण, कंसवध, सीता हरण, रक्षाबंधन, एक एक के तीन तीन, स्त्री चरित्र, वेश्या विलास, खंग बहादुर मल के महारास, हरतालिका, कल्प वृक्ष आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बलदेव प्रसाद मिश्र का मीराबाई, तोताराम रचित विवाह विडंबन, दामोदर शास्त्री का रामलीला, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास तथा काशीनाथ खत्री का 3 ऐतिहासिक रूपक का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस युग की एक विशेषता ये रही कि इसमें हास्य व्यंग प्रधान नाटकों की भी खूब रचना हुई। पहले बताए गए नाटकों में कई प्रहसन भी सम्मिलित हैं, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट, गोपाल राम गहमरी का जैसे का तैसा, नवल सिंह का वेश्या, विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी, देवदत्त शर्मा का अति अंधेर नगरी, बलदेव प्रसाद मिश्र का लल्ला बाबू आदि। स्पष्टतया महा अंधेर नगरी और अति अंधेर नगरी भारतेंद्र जी के अंधेर नगरी नाटक से प्रेरित होकर के लिखे गए हैं। प्रहसन लेखन के अतिरिक्त नाटकों का अनुवाद कार्य भी इस युग में खूब हुआ। प्रमुख रूप से संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी के चर्चित नाटकों के हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किए गए। भारतेंदु सहित प्रायः सभी प्रमुख नाटककारों ने इस क्षेत्र में थोड़ा या बहुत योगदान दिया। भवभूति, कालिदास, शूद्रक, हर्ष, भट्टनारायण आदि के संस्कृत नाटकों का अनुवाद करने में जहाँ देवदत्त तिवारी, लाला सीताराम, गदाधर भट्ट, ज्वाला प्रसाद सिंह आदि की प्रमुख भूमिका रही, तो बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त, मनमोहन बसु, राजकिशोर डे, द्वारिकानाथ गांगुली प्रभृत नाटककारों की नाट्य रचनाओं का अनुवाद करने में बालकृष्ण भट्ट, रामचरण शुक्ल, रामकृष्ण वर्मा, उदित नारायण लाल आदि ने अपना योगदान दिया। शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वालों में मुंशी इमदाद लाला, सीताराम पुरोहित, गोपीनाथ, मथुरा प्रसाद आदि के नाम प्रमुख रहे। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में अनुवाद के महत्व पर विचार करते हुए लिखा गया है कि अनुवाद से न केवल नाटक साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, वरन हिंदी साहित्यकारों के रचना संसार को विस्तृत आयाम भी प्राप्त हुआ। भारतेंदु युग नाटक लेखन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं। मौलिक नाटक भी लिखे गए, अनुदित नाटक भी लिखे गए, व्यंग्य नाटक भी लिखे गए। इन नाटककारों और उनके नाटकों की कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं, जिन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेना यहाँ जरूरी है।
भारतेंदु युग के नाटकों का वर्गीकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग वर्गीकरण किया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक 3 वर्गों में इस युग के नाटकों को बांटा है। नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार भारतेंदु युग में रचित नाटक को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी नाटक में भारतेंदु युगीन नाटक की विविध दिशाएं रोमांटिक नाटक, ऐतिहासिक रोमांस, प्रहसन, सामाजिक नाटक तथा पौराणिक नाटक की ओर जाती हुई दिखाई हैं। दूसरी बात यह कि भारतेंदु युग के साहित्यकार बहुत जिंदा दिल थे। उनकी जिंदा दिली नाटक के क्षेत्र में प्रहसन रचना के रूप में दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने इस बात को इस तरह से लक्षित किया है। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। और एक बात, भारतेंदु युग के नाटककार केवल नाटक रचते नहीं थे, प्रस्तुत भी करते थे और उनमें से कई अभिनय भी करते थे। यानी नाटक के रचयिता थे, निर्देशक थे और अभिनेता भी थे। स्वयं भारतेंदु के बारे में माना जाता है कि 1868 में बनारस थिएटर में खेले गए हिंदी के पहले नाटक जानकी मंगल में उन्होंने अभिनय किया था। शुक्ल जी के ही शब्दों में भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं पाठ भी लेते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात उन्होंने लिखी है। इस युग में नाटक लेखन की अनेक परंपराओं की शुरुआत होती दिखती है। जैसे भारत दुर्दशा को बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है, तो अंधेर नगरी को पहला आधुनिक ढंग का नाटक, इसी तरह रणधीर प्रेम मोहिनी को पहला दुखांत नाटक माना गया है। शिल्प की दृष्टि से देखें तो इस युग के नाटककारों पर भारतेंदु का गहरा प्रभाव पड़ा है और वह उनके नाटकों से प्रभावित दिखाई देते हैं। इनमें गद्य खड़ी बोली में तथा पद्य ब्रज भाषा में रचा गया है। संस्कृत नाटकों के अनेक शास्त्रीय लक्षणों की उपेक्षा हुई है। भाषा पात्र एवं परिस्थितियों के अनुरूप है तथा शैली में प्रायः सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता दिखाई पड़ती है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इस संबंध में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक इतिहास संबंधी ग्रंथ में लिखा है, वस्तुतः भारतेंदु युग का नाटक साहित्य जनता के बहुत समीप था तथा वह लोक रंजन और लोक रक्षण दोनों के तत्वों से युक्त रहा है। उस युग में जन साधारण से लेकर विद्वानों तक में पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ तथा अपने युग को प्रभावित, जागृत एवं अनुरंजित करने की दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक है। कलात्मक दृष्टि से भले ही वह बहुत उच्च कोटि का सिद्ध न होता हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतेंदु युग के नाटककारों की हिंदी नाटकों को देन अप्रतिम है। इस युग में सही मायने में इस विधा का सूत्रपात हुआ। उस समय हिंदी क्षेत्र में जब पारसी थिएटर कंपनियां जनरुचि को सुरुचि के बजाय कुरुचि की ओर ले जा रही थीं, तब भारतेंदु आगे आए
और उनके नेतृत्व में भारतेंदु मंडल के लेखकों ने हिंदी नाटक को एक सही दिशा की ओर अग्रसर किया। इस तरह से इस युग में नाटक विधा की हिंदी में, विशेष तौर से खड़ी बोली हिंदी में नींव ही नहीं पड़ी, बल्कि उसको वो मार्ग मिला जिस मार्ग पर आगे चल कर के हिंदी नाटक ने अपना रास्ता बनाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग निर्माता साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पहला चरण उनके नाम पर अकारण नहीं है। बहुत थोड़ी आयु उन्हें प्राप्त हुई, पर उतने में ही बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर ऐसा गहरा प्रभाव अपने युग पर डाला कि 1885 में उनके निधन के बाद भी सन 1900 तक के कालखंड को उन्हीं के नाम से, अर्थात भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसको 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल नाम भी दिया, और उसका कारण ये था कि इस युग में गद्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। आधुनिक काल से पहले जो साहित्य रचा गया है वो कविता में है, पद्यबद्ध है, लेकिन ये आधुनिक काल था कि जिसमें आकर के एकाएक गद्य की अनेक विधाएं सामने आईं, अनेक गद्य विधाओं की नींव पड़ी, और जो कि आगे चल कर के बहुत विकसित रूप में हमारे सामने आईं। गद्य के छिटपुट नमूने हमें भारतेंदु युग से पहले और आधुनिक काल से पहले देखने को मिलते ज़रूर हैं, लेकिन सही मायने में हम देखें और विशेष तौर से खड़ी बोली गद्य में, तो वो हमको भारतेंदु युग में ही आकर के वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारतेंदु युग आधुनिक काल का पहला चरण कहा जाता है। भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। यूँ शुक्ल जी ने 1843 से हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का आना माना है, आधुनिक काल का आना माना है, लेकिन 1850 में जन्मे भारतेंदु का अपने समय के साहित्य पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि उनके कुछ समय पहले से और उनके कुछ समय बाद तक, यानी 1885 में उनका निधन हुआ, लेकिन 1900 तक भारतेंदु युग ही माना गया। भारतेंदु युग को अनेक गद्य विधाओं की शुरुआत का श्रेय जाता है। इस समय के रचनाकारों ने, शुरू से लाइए उसको, हाँ बस यहाँ तक। ये वो दौर था जबकि भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास विभिन्न मोर्चों पर हो रहा था। साहित्य में ये मोर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साथियों ने संभाला, इसलिए इस काल को पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है। इस युग में गद्य की कई विधाओं द्वारा आकार ग्रहण किया गया। गद्य का अपूर्व विकास इस युग में देखने को मिला। यही वे कारण था कि जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल नाम दिया। अनेक विधाएं, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना, साहित्यिक पत्रकारिता, इन सब की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है। इस युग की प्रमुख विधाओं में देखें तो कविता, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विधा अगर हमारे सामने आती है तो वो नाटक है। इसलिए शुक्ल जी ने कहा
कि विलक्षण बात यह है, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ।